हम सभी लोग भाई बहन अपने उसमें रहते हैं, लेकिन आपसे बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी आपको इतनी नफरत है कि आपको बड़ी तकलीफ हो गई। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के लिए कुछ नहीं किया? आज आप उनका अपमान संसद में करते हैं, चौराहे चौराहे में कर रहे हैं। और अगर हमने एक चौराहे में उनको सम्मान दे दिया तो आपके पेट में मिर्च लग गई। रवि जी केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड राज्य में खिलजी के नाम पे रख दें हम यहाँ का नाम, बता रहा हूँ, बाबर के नाम पे रख दें, वो भी आपके रिश्तेदार हैं। चलिए, उनको भी आपके रिश्तेदार पूरा समर्थन किया, सवालों का पूरा समर्थन किया। देखो, जो सवाल है सुनीता जी, जो सवाल थे उसका जवाब नहीं है उत्तराखंड में क्यों ऐसा किया गया। आशीष जी, समय की समाप्ति में मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा। बदले ना बदले देश की संस्कृति, आशीष जी, मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, कमी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े। सुनीता जी, आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इन नामों के बदलाव के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100। नमस्कार। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट नमस्कार, TV 100 देख रहे हैं आप, मेरे यानी रोहित भामला के साथ। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते बरेली, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। 2017 में जब हम आए थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 1947 से लेके 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति 44 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 8 वर्ष में बने हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस आज के दिन पर 80 से ज्यादा हैं, जिनमें 36 से ज्यादा है प्राइवेट क्षेत्र में और 44 से ज्यादा है यह निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट के हैं। यानी ये बताता है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, जो मैं बार बार कहता हूं, पिछली सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज को भी देने का काम किया है। और प्रदेश सरकार आज उसे प्राप्त करने में सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। पीपीपी बोर्ड पर भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। संभल में, शामली में, महाराजगंज में पीपीपी मोड पर भी मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। बहनों और भाइयों, हर जिले में डायलिसिस की सुविधा हो, हर जनपद में सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त हो, प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष। नमस्कार, खास प्रोग्राम 5 का पंच देख रहे हैं आप, मेरे यानी रोहित भामला के साथ। आज बड़े विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज चर्चा करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने इस बिल पर 8 घंटे की चर्चा का समय तय किया है, जिसके बाद इसे लोकसभा से पारित कराने की योजना है। दरअसल विपक्ष ने इस विधेयक पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसे अस्वीकार कर 8 घंटे की चर्चा पर सहमति जताई है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि अगर सदन की सहमति होती है तो चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विपक्ष यदि चर्चा से भागना चाहता है या वॉकआउट करते हैं तो ये उनकी रणनीति होगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार चाहती है कि हर राजनीतिक दल अपनी बात रखे और देश को पता चले कि कौन इस विधेयक के पक्ष में है और कौन इसके विरोध में। ये विधेयक ऐतिहासिक रूप से दर्ज होगा और आने वाले वर्षों तक ये रिकॉर्ड में रहेगा कि किस राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया और किसने विरोध किया। सरकार ने साफ किया है कि लोकसभा में चर्चा के बाद इसे राज्यसभा से भी जल्द पारित कराने की योजना है, क्योंकि संसद का सत्र 4 अप्रैल तक ही चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दलों ने 12 घंटे चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने 2 दिन का समय कम होने का हवाला देकर इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर नाराज विपक्षी दलों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया है। हालांकि बाद में 8 घंटे चर्चा की बात पर सहमति बनी और सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर समय और बढ़ाया जा सकता है।
वह बीजेपी सरकार इस विधेयक पर चर्चा को शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश दिया है कि वे उत्तेजित न हो और विधेयक पर केंद्रित रहकर चर्चा करें ताकि विपक्ष को हंगामा करने का कोई मौका ही न मिले। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हीप जारी किया है और एनडीए के सहयोगी दलों को भी सदन में अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा है। इसके साथ ही रिजिजू ने कहा है कि अगर सदन को लगता है कि चर्चा का समय बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन विपक्ष को किसी भी बहाने से चर्चा से भागने नहीं देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर दल अपने विचार रखे ताकि देश को पता चले कि किसकी क्या राय है। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि किसने इस विधेयक का समर्थन किया था, किसने नहीं किया था। सरकार का कहना है कि विपक्ष विधेयक को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार का यह मानना है कि यह विधेयक न्याय संगत सुधारों का हिस्सा है, जिसे जल्द से जल्द लागू करना आवश्यक है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी इसे जरूरी सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कदम के रूप में देख रहा है। कल होने वाली 8 घंटे की चर्चा में यह साफ होगा कि किस दल का क्या रुख है। सरकार ने विपक्ष से सकारात्मक चर्चा की अपील की, लेकिन अगर वो विपक्ष जो वॉकआउट करता है तो सरकार बिना रुकावट विधेयक को पारित कराने के लिए तैयार है। आप सुनवाते हैं आपको तमाम प्रतिक्रियाओं के बारे में जो इस पूरे विषय को लेकर सामने आ रही है। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और यह भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं, जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। बिल्कुल 4-5 विधेयक हैं अभी बाकी। कल तो वो आएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को लेकर, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल बाकी है और राज्यसभा लोकसभा में तो पारित हो गया है। बड़ा बिल तो वक्फ बिल है, वक्फ विधेयक है, वो जेपीसी में बुलडोज किया गया है, उस पर हमने वक्तव्य भी जारी किया है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है। ये सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। दुआ अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे देश में अमन और शांति बनाए रखे। ये ईद का पैगाम है, खुशी का माहौल है। हम सब मिल के एक दूसरे के साथ गले मिलते अपने ईद का त्यौहार बनाते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है। गंगा जमनी जो तहजीब है उसका यही तो उदाहरण है। हाँ, वक्फ बिल आने वाला है, हम भी सुन रहे हैं कि ईद बाद वो पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा, लेकिन हमारा तो यही बोलना है। देखिए, एक बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है। कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और इसी के चलते बहस के लिए 8 घंटे का समय वक्त जो है वो तय किया गया है। विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की थी, 8 घंटे सरकार ने तय किया है। संसद में 8 घंटे के लेकर चर्चा होनी है, लेकिन 12 घंटे का समय मांग रहा है विपक्ष। किरेन रिजिजू कहते हैं कि वॉकआउट नहीं करेंगे तो चर्चा संभव है, लेकिन उन्होंने सीधा निशाना साधा कि विपक्ष बवाल करने बैठेगा तो 8 घंटे का समय भी बहुत अधिक है। अब इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच देखने वाली बात यह है कि वक्फ संशोधन बिल
जिसको लेकर चारों तरफ चर्चा ये रही कि इसका विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। किसको इसका अधिकार मिलने वाला है? इस वक्फ संशोधन विधेयक को क्या मंजूरी मिलती है या फिर बहस और बढ़ जाएगी? क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हम चर्चा के लिए जुड़े हैं। आज हम ये बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है ये किस हद तक पारदर्शिता लाएगा, किस हद तक लोगों की मंशा इसमें साफ स्पष्ट आती है। तमाम जो दल विरोध कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी हैं। अब उनमें से किसकी प्रतिक्रिया आगे चल पाती है, क्योंकि कल तो ये पेश होना ही है, क्या कुछ होगा रुख वो भी देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर आज की हम ये डिबेट खास रखने वाले हैं। चलिए बातचीत करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल पर वसीम रजा साहब भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आसिफ अहमद अंसारी साहब नेता है एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अंशु अवस्थी साहब कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास साहब सपा नेता है, पूर्व मंत्री है सपा में, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 100 पर। पहला सवाल करना चाहूंगा इसीलिए वसीम रजा जी आपसे, भाजपा प्रवक्ता है। वसीम रजा जी, अब देखिए क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान बहुत बड़ा रहा। अब जेपीसी की गठन हुआ था, उसके बाद भी कई प्रतिक्रिया हमने देखने को मिली। अब कल ये पेश होने वाला है, इसको लेकर चर्चाएं होने वाली है। विपक्ष समय मांग रहा है 12 घंटे का, पक्ष देता है 8 घंटे का समय या जो भी निर्धारित हो रहा है। अब देखिए अगर वॉकआउट नहीं हुआ तो कहना है कि किरेन रिजिजू का कि वॉकआउट नहीं हुआ तो अच्छे रूप से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं वक्फ संशोधन बिल को लेकर तैयारी कितनी है और ये पेश करने को लेकर कितनी रणनीति आप बना चुके? देखिए रोहित जी, जैसा कि आपको भी पता है, सबको पता है, कल वक्फ जो बिल है, वक्फ बिल जो है संसद में पेश होना है और ये बिल मजबूती से सरकार रखेगी और पूरा विश्वास है कि ये बिल लोकसभा में भी पास होगा और राज्यसभा में भी पास होगा। लेकिन जहां विपक्ष की पार्टियां हैं, हमारे देश की जो विपक्षी दल है, उन्होंने इससे पहले हमारी सरकार ने उनकी मंशा को पूरी करते हुए हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा इसको, वहां से उनकी रिपोर्ट आई, उसके बाद हम इसको पार्लियामेंट में पेश करने जा रहे हैं, सदन में लेके आ रहे हैं उस बिल को। जैसा कि किरेन रिजिजू जी ने कहा है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भी है और पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी, उन्होंने ये कहा है कि वही जो विपक्ष अगर इस पर चर्चा करना चाहता है, सार्थक चर्चा होगी, अगर वास्तव में सार्थक चर्चा होगी तो 8 घंटे का समय तो मिला ही है, इसके अलावा समय बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर देश को गुमराह करने की बात होगी, जैसा कि इससे पहले कोई भी बिल हम लेके आते हैं, कोई भी सुधार करते हैं, उसमें ये लोग गुमराहियत फैलाते हैं। मैं शुरू से कहता हूं कि ये विपक्षी दल जो है ये गुमराहियत गैंग है, जो खास तौर से मुसलमानों को गुमराह करके रास्ते से भटकाने का काम करता है। तो अगर कल संसद में विपक्ष अगर भटकाने का काम नहीं किया, सदन में सार्थक चर्चा हुई, तो 8 घंटा भी बहुत होता है चर्चा करने के लिए। अगर और उससे अधिक समय की जरूरत होगी तो भी देने को तैयार है सरकार हमारी। तो सार्थक चर्चा हो, उसमें क्या है क्या नहीं उसको समझने की बात है, गुमराह करने से बचना चाहिए विपक्ष को। ठीक है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, अब आपका कहना है कि गुमराह होने से बचना चाहिए, इसी को लेकर मैं आगे सवाल भी करूं तो मोहम्मद अब्बास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी वसीम रजा जी ने कहा कि ये एक तरीका है लोगों को भड़काने का, लेकिन बड़ा जरूरी हो गया है पारदर्शिता इसी तरह से आएगी। जानना चाहता हूं विरोध हो रहा है कि इस तरफ आप अपना रुख रखते। चले मोहम्मद अब्बास जी, सवाल आपसे भी करूं तो आप मुझे बताएं कि जो पूरा विवाद शुरू होता जा रहा है, अब इसमें कहां स्टैंड समाजवादी पार्टी करती है, किस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को देखती है, और समाजवादी पार्टी वक्फ बिल को लेकर किस और अपनी रुख को है जो दिखाती नजर आ रही है? क्या विपक्ष के साथ खड़ी है या न्यूट्रल है कि नया सत्ता पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है? और क्या टेक है मोहम्मद अब्बास जी, आपका पर्सनल भी मैं जानना चाहूंगा। तो मेरा पर्सनल कुछ नहीं है जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मंशा है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, और अभी आपने कहा कि विपक्ष के साथ किसके साथ है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है
और विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष की यूनिटी हड्डी है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कंधों पर ही आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल का पूर्ण से हमारा मन इसका विरोध करेंगे और हर संभव इस बिल को गिराने का प्रयास करेंगे और जो इस कमियां हैं चर्चा में भाग लेंगे, उसकी तमाम नाकामियों की चर्चा हम सदन में करेंगे। समाजवादी पार्टी बिल के सख्त खिलाफ है क्योंकि ये एक समुदाय विशेष को मजबूर कर रहा है, एक समुदाय विशेष के विरोध में लाया जा रहा है ताकि अपना वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सके। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है, संविधान के अनुसार जो बिल बना हुआ, जो संविधान के अनुसार जो वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, उस वक्फ बोर्ड में अपनी घुसपैठ किस लिए सरकार करना चाहती है? जब धार्मिक आधार पर जो बोर्ड बनते हैं या कोई वक्त जैसा बनता है उसमें किसी अन्य वर्ग का कोई नहीं होता। ईसाइयों को बनेगा तो ईसाइयों का ट्रस्ट रहेगा, सिखों का रहेगा तो सिखों का रहेगा, तमाम तरह के हिंदू भाइयों के मंदिरों के ट्रस्टों के धर्मशालाओं के ट्रस्ट बनते हैं, वो सारे के सारे उन्हीं के धर्म के लोग हैं और कोई किसका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, कोई न कोई विरोध करता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वक्फ बोर्ड में अपना दखल आरामद करके दखल देकर इसको बर्बाद करना चाहती है? क्यों मुसलमानों की संपत्तियों पर युद्ध दृष्टि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से ये बिल जो लाया जा रहा है वो अडानी और अंबानी के लिए लाया जा रहा है क्योंकि अंबानी का बंगला ही खुद वक्फ की प्रॉपर्टी में है और वक्फ प्रॉपर्टी उसको अपना मांग करती है। इसलिए अडानी का बंगला ना गिरे, अडानी का घर ना हिले, चाहे पूरा हिंदुस्तान हिल जाए, ये कार्य भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अब्बास जी, एक अंबानी के बंगले को बचाने के लिए इतना बड़ा बिल लाना ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो आप सवाल खड़े कर रहे हो। एक अडानी को बचाने के लिए सारी दुनिया का मुंह धारण कर दिया, रोज डांट खाई जा रही है ट्रम्प की। आप क्या बात कर रहे हैं? अडानी और अंबानी तो सब कुछ है ही। एक अडानी को बचाने के लिए कि उनकी गिरफ्तारी न हो जाए, क्या कुछ बदतमीजी नहीं हो रही भारत के साथ? ठीक है, मोहम्मद अब्बास जी, उसके लिए जेपीसी की बैठक भी हुई थी, ये तमाम चीजें हुई थी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, वापस आएंगे इसी को लेकर। अंशु अवस्थी जी के पास में चलता हूं। अंशु अवस्थी जी, मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस जो इसको लेकर चारों तरफ ढिंढोरा पीट रही है, हम विपक्ष में हैं लेकिन हम वक्फ बिल के खिलाफ है क्योंकि वक्फ बिल मुसलमानों के तमाम अधिकारों को छीनेगा, उनकी जमीनें जो है उन पर कब्जा कर लेगा। अब आपने सुना होगा, तब प्रतिक्रिया मैंने आपको सुनवाई, तो अभी उन्होंने किरेन रिजिजू जी ने कहा कि अगर वॉकआउट ना करेंगे आप लोग तो इस बिल को शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा के लिए रखा जा सकता है। क्या रुख है आपका वक्फ बिल को लेकर? कल क्या कुछ करने वाली है कांग्रेस? क्या वॉकआउट की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो हम वक्फ बिल जो है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ओपनिंग लाइन हमारी ये, और उसका कारण ये है, देखिए आप इसकी गहराई में जाइए। भाजपा ये चाहती है कि जो लोगों के पास जमीनें हैं उनको छीना जाए। पहले वो 3 काले कानून लाए पूरे देश के किसानों की जमीन छीनने के लिए। जब किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसानों की जान गई और प्रधानमंत्री ने, सरकार ने माफी मांगी। अब उनका अगला निशाना वक्फ बोर्ड के माध्यम से जमीनें छीनने का। भाजपा इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी जो जड़ में वो ये है कि जमीनें छीन लो और अब उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनको दे दो। ये हम होने नहीं देंगे। और दूसरा ये कि वो लोग कानून बना रहे हैं जो सुबह शाम उस कौम से नफरत करते हैं, जिनके डीएनए में बीजेपी के, आरएसएस के, मुसलमानों के प्रति नफरत है, वो लोग कानून ला रहे हैं। ये तो एक कहावत वो हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने, है ना? तो वो लोग क्या मुसलमानों की हित की बात करेंगे? क्या वो देश लोगों के हित की बात करेंगे जो खुद ही, जिनकी नीयत, जिनकी सोच में नफरत है? हम तो ये कहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं हम ईद में वो किट बंटवा रहे हैं लोगों को, योगी जी कहते हैं कि आप अपनी ताजिया छोटी कर लो, सड़क पर नमाज नहीं करोगे। मुझे आप बताओ, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा त्योहार है जो सड़क पर नहीं होता है? अरे साहब, त्योहार तो बाहर निकल कर ही होता है। सड़क पर नमाज हो रही है, हम जुलूस करते हैं, वो भी नमाज सड़क पर होता है, जागरण करते हैं सड़क पर होता है, यहाँ की अभी भी मोहल्लों में शादी बारात सड़क पर होती है।
तो आप क्या क्या रोकेंगे? आप तो रंग देखकर नफरत करने वाले लोग हैं। आपको हरा रंग नहीं पसंद है, गेहूं का रंग हरा है, चारों तरफ जो हरियाली है वो हरी है। तो ये भाजपा का जो एजेंडा है वो सीधे तौर पे इस देश को बांटने वाला है। नफरत लेकिन अंशु अवस्थी जी, बीजेपी भी तो कहती है कि आप भी हिंदुत्व के विरोधी है, इसलिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आप इसीलिए इस तरह की रणनीति अपनाते हैं, एक पक्ष का आप फेवर करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, ऐसे बयान देते हैं। भाई मुझे आप बताइए ना, आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। जब किसानों की जमीन छीनना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, हम उसका विरोध नहीं कर रहे थे क्या? आज वो वक्फ बोर्ड का जो नया अमेंडमेंट बिल लाई वो अपने आप में पूरी तरीके से असंवैधानिक है। उसका कारण है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उस जेपीसी के सदस्यों को भी उस कमेटी ने बर्खास्त किया सरकार के इशारे पर। तो ये भाजपा का एक जो विरोधी चरित्र है, एक जो नफरती चरित्र है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है। और ये बिल ले भी आए तो हमारी सरकार आएगी, हम इस बिल को वापस करेंगे। ठीक है। ये बिल लागू नहीं हो सकता है। ठीक है। आप इतना बड़ा बिल ला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं अंशु अवस्थी, जाऊंगा वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, इस पर जवाब भी ले लूंगा मैं, लेकिन आसिफ अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए AIMM से, उनका भी मैं रुख कर लेता हूं। आसिफ अहमद जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक तो हमने देखा कि आपके सीनियर वहां पहुंचे हुए हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, हम विरोध करेंगे, वक्फ बिल को लाने नहीं देंगे, और अब ऐसा रुख अपनाया। लेकिन जेपीसी की जो बैठक हुई थी उसके बाद एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बड़े हंसते खेलते हुए नजर आ रहे थे, वो वीडियो और वो दूसरा वीडियो जो हम देखते हैं कि जंतर मंतर पर जब जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि हम विरोध करते हैं। भाई जेपीसी की बैठक में उनको क्या हो गया था, तब चर्चा कर लेते, तब क्यों वहां पर सभी लोगों ने वहां पर सहमति दिखा दी थी? चलिए एक कुछ परसेंट नहीं थे, लेकिन सहमति तो मेजोरिटी से हुई थी ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आप क्लिक दिखा रहे हैं टूबेडल में, कि जी बैठे हुए थे वहां और हंस रहे हैं, वो एक पल के लिए है, उसको आपने जो है ना लाइमलाइट कर लिया। हमारी पूरी पार्टी जो है वक्फ अमेंडमेंट 2024 जो ये ला रहे हैं इसके खिलाफ है और ये असंवैधानिक है। हम बिल्कुल इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आप कल देखेंगे कल लोकसभा में ये पास नहीं हो पाएगा। हम पूरा इसका विरोध कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से। ये जो वक्फ की जो संपत्ति है ये मुसलमानों की है, मुसलमानों के अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई है, उसमें हम किसी को भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये वक्फ की है और वक्फ की रहेगी। लेकिन आसिफ अहमद जी, कहां लिखा हुआ है उस पूरी रिपोर्ट में कि ये जमीन बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी के लोगों को दी जाएगी? कहां लिखा हुआ है जो आप विरोध कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? देखिए, विरोध का सीधा सीधा उदाहरण ये है कि इसमें उन्होंने जो कहा है कि कलेक्टर जो है उसकी जांच करेंगे। कलेक्टर किसके अंडर आता है? मुख्यमंत्री के अंडर आता है। मुख्यमंत्री अगर ऑर्डर देंगे तो वो किसकी मानेगा? निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी इसकी। इसीलिए इसमें खामियां हैं इस बिल में, इसका ही हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। आपसे पुरजोश वो है कि हमारे जो पार्टी का जो वो है इसके खिलाफ स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ जो पहले था उसी को रहना चाहिए। ठीक है, अब वसीम रजा जी मैं वापस आता हूं आपके पास। अभी सुना आपने, अंशु अवस्थी जी कह रहे थे कि कौम से नफरत है बीजेपी वालों को, आरएसएस की विचारधारा को वो अपनाते हैं, इसीलिए वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं आसिफ अहमद जी भी लगातार कह रहे हैं कि जमीन को कब्जाने की कोशिश है, और मोहम्मद अब्बास जी भी कुछ इसी तरह का बयान दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी क्या ऐसी रणनीति बना रही है जिसकी बू इन तमाम विपक्षी दलों को लगे और इन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि ये लोग जमीन छीनना चाहते हैं? देखिए, आपके सामने मैंने सबकी बातों को सुना और मुझे ना इत्मीनान से सबका जवाब देना है और मुझे सबका जवाब देने दीजिए, इसमें डिस्टर्ब ना करें ये लोग। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये एक कांग्रेस हो, सपा हो, MIM हो या राजद हो, ये एक ऐसी जमात है। जब भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती है मुसलमानों के वफाद के लिए, मुसलमानों के फायदे के लिए, ये एक लाइन में उसका विरोध करते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने मुसलमानों को ठगा है। आपने आपके चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आसिफ जी, अब्बास जी, चाहे अवस्थी जी। जब CAA हम लेके आए थे उस समय की इनकी अपने टीवी चैनल की इनकी डिबेट उठा के देख लीजिए, इनके सोशल हैंडल, इनके ट्वीट उठा के देख लीजिए, इनकी वीडियो देख लीजिए। उसमें ये देश के मुसलमानों को भड़का रहे थे कि CAA जैसे ही लागू होगा, जैसे कानून बनेगा, बनते के साथ आप लोगों की नागरिकता जो है देश से समाप्त हो जाएगी।
पूरा का पूरा आप लोगों का वोट देने का अधिकार छिन जाएगा, आपकी जमीनें छिन जाएंगी, आपके घर छिन जाएंगे, आपको ले जाकर डिटेंशन सेंटर में ले जाकर रख दिया जाएगा। ये इन्हीं नेताओं की वाणी मिलेगी, इन्हीं लोगों जो आपके चैनल पे अभी बैठ के ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीनें छिन जाएगी, मस्जिदें छिन जाएगी, अडानी अंबानी को ये जमीनें दे देंगे। इन्होंने तो एक लाइन में ये काम किया है। और एक बात और मैं कहूंगा, इन लोगों का ये तो काम है बरगलाना, मुसलमानों को गुमराह करना, कैसे उनको गुमराह करके, क्योंकि वो मुस्लिम समाज जो है बहुत सीधे साधे लोग हैं मुसलमान। आज तक देश की आजादी के बाद जो सबसे इलिटरेट कौम रह गई वो मुस्लिम समाज है। आज भी मुस्लिम में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी है। इन लोगों ने मुसलमानों को पढ़ने तक नहीं दिया, मुसलमानों को अनपढ़ बना के रखा। वो कहीं इनको डर था कि मुसलमान जो है देश के साथ, दुनिया के साथ अगर चलने लग जाएगा तो ये हमारे गुमराहियत में नहीं आएगा, ये हमारे बहकावे में नहीं आएगा। आज फिर यही काम ये लोग कर रहे हैं। एक मिसाल और, लेकिन वसीम रजा जी सुनिए वसीम रजा जी, 2014 से सुनिए, एक मिनट, वो मैं आ रहा हूँ। 2014 से आप ही की सरकार है, आज 2025 चल रहा है। इतने सालों में क्या आपने कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई क्या? इतने साल क्या कम थे? मान चलिए, नहीं, जो आप कह रहे कि 70 वर्ष या जितना भी समय उन्होंने ले लिया, भाई आपके पास भी काफी समय था, आपने क्यों अपलिफ्ट नहीं कर दिया? ऐसी क्या योजनाएं बना दी? वक्फ बिल को जब लेकर आ गए तो कह रहे कि अपलिफ्ट करेंगे, ये इससे लिफ्ट होगा क्या? हम बता रहे हैं बताइए। अभी जब जिस तरीके से 3 तलाक के विषय आया, उसमें भी इन्होंने गुमराहियत किया कि आज हमारे शरीयत में घुस रहे, हमारे शरिया कानून को बदल देंगे। लेकिन जब से 3 तलाक कानून जो बना, उसके बाद मुस्लिम महिलाओं में जाके देखिए कितनी खुशी है। आज मुस्लिम महिलाएं बर्बाद होने से बच जाती हैं। आज मुस्लिम महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा करती है, जो पीड़ित महिलाएं थी। हम लोगों को इंसाफ दे रहे हैं। और ये जहां तक अपलिफ्टमेंट की बात आई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ लिया। शपथ लेते ही सबसे पहले एक सभा हुई थी, उस सभा में मैं भी था। जॉर्डन के बादशाह आए थे, देश के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग आए थे, इकट्ठे हुए। उसमें एक बार सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मुसलमान हमें वोट दे ना दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सब कौम के रहबर हैं, आप अपने समाज में जाइए और कहिए कि मुसलमान का बच्चा पढ़ना चाहिए। एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। और इस बात को लेके पिछले 10 सालों में मुस्लिम समाज के जो बच्चे थे, मैट्रिक के बाद उनकी बहुत कम जो होते थे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते थे, आज मुस्लिम बच्चियां जो है पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। प्रतिदिन न्यूज में आप लोग भी दिखा रहे हैं, हमारी अखबारों में भी आ रहा है, सोशल हैंडलिंग में आप देखिए तो कितना बच्चे जो है एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारी सोच और हमारे विचार से, और जो ठीक है वसीम रजा जी इसका जवाब भी देना चाहते हैं मोहम्मद अब्बास जी, और आसिफ अहमद जी भी जवाब देना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट वसीम रजा जी, एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि अडानी को ये जमीन देना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अडानी अंबानियों को तो जमीन नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस भवन जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टियों पे बनी हुई है, सारे कांग्रेस भवन जरूर टूटेंगे और वो जमीन खाली करा के हम मुसलमानों के वफाद ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आसिफ अहमद जी से जवाब ले लूं, फिर मैं मोहम्मद अब्बास जी आपके पास भी आ रहा हूं। आसिफ अहमद जी, अभी आपने सुना कि वसीम रजा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तभी कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए। अब भाई जब इन्होंने ऐसा बयान दे दिया, ऐसी योजनाएं इनकी है, 3 तलाक को रोक लिया, भाई ये वक्फ की जमीन का क्या करेंगे? ये इनका वसीम रजा जी का पूछना है। अब मैं चाहता हूं कि आप बताएं इसको जवाब को, और इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि आप जो विरोध कर रहे हैं, जो आपने आरोप लगाया कि उनका वोट बैंक बीजेपी चाहती है इसलिए ऐसा कर रही है, तो आप किस रणनीति के तहत इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए? म्यूट किया है शायद आपने, वहां से एक बार अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। पूछिए सीएए में भी इन्होंने क्या बोला था और क्या कितने मुसलमान। वसीम रजा जी उनसे जवाब ले रहा हूँ उनसे। मैं वसीम राजा साहब पहले ये कहना चाहता हूँ, जो 3 तलाक का बिल लेकर आए थे उसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं, हमारे यहाँ 1% 2% का रेशो है, वो कितनी मुस्लिम महिलाएं जो 3 साल अगर आदमी जेल में हो जाएगा उसके बाद उसका घर बच सकता है?
कितने लोग परेशान हैं। पहला नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे ये जो पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के जितना फंड था, फंड कितना रोक लिया है सरकार ने, ये बताएं। और तीसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कांग्रेस किया या किसी और पार्टी का, हम ये कहना चाहते हैं कि जो मुकेश अंबानी का जो एंटीना बना हुआ है वो किसकी जमीन पर बना हुआ, वक्फ की जमीन पर बना, उसको बचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और ये जो जेपीसी गठन हुई थी, जेपीसी में तकरीबन 6.5 करोड़ मेल जो है, ईमेल जो है इनके जो है ना उसमें गए, पक्ष में गए, इसको जो है ना नहीं करा जाए, विरोध में गए, तब भी इसको पास कर रहे हैं। तो ये नाटक क्यों कर रही है, इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। आप जवाब दो, बताओ। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ। वसीम राजा साहब, मेरा आपसे यही वो है। ठीक है, उसका जवाब लेंगे। आसिफ जी उसका जवाब ले लेंगे। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। मोहम्मद अब्बास जी इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मोहम्मद अब्बास जी अपना सवाल जो है वो रखें। जी, हमारे वसीम राजा भाई जहाँ नौकरी करते हैं जिस पार्टी में, वहां की मजबूरी है। ये नहीं पता है कि सच्चाई क्या है। हमको मालूम है जन्नत क्या है, दिल बहलाने को खाली भी ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मोहसिन रजा हो, चाहे वसीम रजा हो, चाहे मुख्तार नकवी हो, जो सबकी एक साथ धूल उतार रखी है, इन्हें सबको पता है। अपनी हकीकत बेचारे जानते हैं, लेकिन चूंकि जिसकी नौकरी करते हैं उसका हुक्म बजाना, उसकी भाई बात तो करनी पड़ेगी, मजबूरी। मुझे पूर्ण सहमति सहानुभूति वसीम भाई से है और मैं इनके दर्द को समझ सकता हूँ। अब रही बात ही मुसलमानों की पढ़ाई के लिए जामिया मिलिया को ये अगर खत्म करना चाहते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये खत्म करना चाहते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पे ये रोज बुलडोजर चला रहा है। मुसलमानों का जो फंड होता था शिक्षा का, उसको इन्होंने छीन लिया। मदरसों को इन्होंने खत्म करने का पूरा तरीका, जहां जहां भी मुसलमान बच्चे शिक्षा ले सकते थे, उन सारी सिस्टमों को ये धावरधूल करने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, रही बात ये कि जॉर्डन के शायद जॉर्डन के साथ कितने मजबूत है, कोई जाने ना जाने, लेकिन वसीम राजा जरूर जानते होंगे कि जॉर्डन के बादशाह का कोई ईरान का आता और समझ में आता कि वहां कोई मजबूत आदमी है। जॉर्डन जैसे पता नहीं कितने आते कितने चलाते हैं, वहां वो अंग्रेजों की दलाली करते हैं अमेरिका की, वो यहाँ भी इस तरह काम करते हैं। अब रही बात, ये मोदी साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मोदी साहब सन 2014 से चाह ही रहे हैं। मोदी साहब चाहते हैं 15 लाख आ जाए, वो आज तक दिया है। मोदी साहब चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत बन जाए, नहीं बनना, कर्जा बराबर बढ़ रहा है। मोदी साहब ने जो चाहा, काला धन नहीं आया। मोदी साहब जो चाहते हैं, अमित शाह क्या कहते हैं, वो तो चुनावी जुमला था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करती है। ये बिल टोटल अंबानी के हित के लिए लाया जा रहा है और इस बिल में सिर्फ 6.5 लाख एकड़ जमीन जो है उस पर गिरदृष्टि अंबानी अडानी जैसे और भारतीय जनता पार्टी की जो मोहम्मद अब्बास जी, अभी किरेन रिजिजू ने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष इस फैसले में हमारा समर्थन देता है, क्योंकि वक्फ बिल तो पास होगा ही, लेकिन अगर विपक्ष समर्थन देता है तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो आप इतिहास में अपना नाम क्यों दर्ज नहीं कराना चाहते? सरकार है, क्या होता क्या नहीं होता, और पास भी होता है तो कुछ ही, सरकार कोई अमर नहीं है। सरकार अमर नहीं है। जिस दिन ये सरकार जाएगी उसी दिन ये वक्फ बिल को रद्द करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। नहीं मोहम्मद अब्बास जी, सवाल सुनिए आप पहले, फिर इसका जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष हमारा समर्थन करता है, इस बिल का समर्थन करता है, तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा उनका। तो क्यों आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहते हैं? हमारा इतिहास के पन्नों में विरोध दर्ज करा के लिखा जाएगा ना, हम इनके साथ क्यों खड़े होंगे? कल को जिन लोगों की हम हिमायत करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, कल को हमारे दामन पकड़ेंगे कि हमारे खिलाफ अत्याचार होता रहा, हमारे खिलाफ षड्यंत्र होता रहा और आप खड़े रहे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम जिन लोगों के लिए काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ठीक है। तो मोहम्मद अब्बास जी, आपका कहना है कि आप बीजेपी के लिखे हुए इतिहास का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये कंक्लूड मैं कर लेता हूं यहां से, ठीक है। वसीम रजा जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। वसीम रजा जी, अब सुनिए कि एक तरफ वक्फ बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल जब आएगा पारदर्शिता आ जाएगी। अब सवाल ये भी वो लोग उठा रहे हैं कि भाई जब किसी दूसरे संगठन के अंदर ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ग का, दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं आ सकता, तो आप लोग क्यों लाना चाहते हैं? महिला की अनुमति नहीं थी, क्यों लाना चाहते हैं? जो एक नियम उन्होंने बनाया था, आप ब्रेक करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप बहुमत में इस वजह से, यह दिखाना चाहते कि जी हाँ हमारी ये राजनीति है और इसी के तहत हम ये सब करना चाहते हैं? देखिए रोहित जी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग जो है
इस बहस को भटका रहे हैं, इस बहस को इधर उधर घुमा रहे हैं, मुद्दे की बात तो ये कर नहीं रहे हैं। मुसलमानों को सिर्फ ये लोग गुमराह कर रहे हैं। देखिए, पहले भी वक्फ बोर्ड के अंदर एक महिला सदस्य हुआ करती थी, और रही बात जैसे कि कह रहे हैं कि एक डीएम को लगा देंगे या जिला प्रशासनिक अधिकारी को लगा देंगे, तो आप ये बताइए कि अभी तक जितनी वक्फ प्रॉपर्टियों पे नाजायज कब्जे हैं, भू माफियाओं के कब्जे हैं, उनमें कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, ये खुद मंत्री हैं, ये खुद बताए तो सही, उत्तर मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, ये खुद बताए तो सही कि उत्तर प्रदेश में जो वक्फ प्रॉपर्टियां है, क्या मुस्लिम गरीब जो बेरोजगार हैं या जिनके पास अपने मकान नहीं है, क्या उस प्रॉपर्टी पे किसी गरीब मुसलमान का घर बनाने का काम किया क्या इन्होंने? ये लोग सिर्फ बैठ के वक्फ प्रॉपर्टियों पे दलाली करते हैं और भू माफियाओं के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन जमीनों को भू माफियाओं से छुड़ाकर मुस्लिम समाज के वफाद के लिए काम में लगाएगी। इसी कारण जो जिला का जो प्रमुख पदाधिकारी होता है, डीएम होता है, उसका एक जिले में उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में आके हम उस प्रॉपर्टी को खाली कराएंगे। अगर डीएम आके आपकी प्रॉपर्टी को खाली करवाता है भू माफियाओं से, तो इनको डर क्यों है? मैं यकीन से कहता हूं, समाजवादी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता अपने आप को बनते हैं, उठा के देखिए सबके पास वक्फ प्रॉपर्टियां निकल जाएंगी। किसी गरीब मुसलमान के पास जो बेरोजगार है, उसके पास वक्फ की दुकान नहीं मिलेगी, वो उसको काम करने के लिए दुकान नहीं दे सकते। लेकिन ये सब जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, आज इनकी रोटियां सेकनी बंद होने जा रही है, इनकी दुकानदारी बंद होने जा रही है, तो ये तड़फड़ा रहे। और मैंने एक सवाल किया था, जितने भी विपक्षी दल के प्रवक्ता है, एक ने भी नहीं बताया कि सीएए लागू होने के बाद कितने मुसलमानों की नागरिकता गई। उस वक्त भी ये टीवी पे बोलते थे ऐसे ही कि नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। जवाब दे देते वसीम रजा जी, आप ही का जवाब मोहम्मद अब्बास जी दे देंगे। मोहम्मद अब्बास जी, एक आदमी बता दे, वसीम रजा जी जो पूछ रहे हैं उसका एक तो जवाब, और दूसरा ये भी बताइए कि उनका जवाब कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा जमीन कब्जाई है वक्त की। जवाब दीजिए वसीम रजा, जवाब दे रहे मोहम्मद अब्बास जी। मैं दे रहा हूँ जवाब। हाँ जी। जब सीए और आरएससी का बिल लाया गया, हाँ, तो कहीं थे सबसे ज्यादा आसाम में थे। आसाम में जब इन्होंने ढूंढना शुरू करा तो 19 लाख में से 15 लाख हिंदू भाई थे। और जब हिंदू भाई की इतनी बड़ी तादाद आई और ये समझाया कि सब लागू होगा, तो चुपचाप ठंडे रस्ते में डाल दिया। उसी से नहीं, मजबूरी में, क्योंकि एनआरसी में मुसलमान आ ही नहीं रहता, वहां तो हिंदू भाई ज्यादा आए हुए, तो जब से आए हुए थे जितने भी, इसीलिए उसको अभी तक लटका रखा है, उसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की है। ज्ञान ना हो तो पूरी नॉलेज जानकारी प्राप्त करके बात करें। ठीक। अभी भारतीय जनता पार्टी विभिन्न माध्यमों से कभी मस्जिदों पर तिरपाल ढकेगी, कभी कब्रें खोदेगी, कभी मस्जिदों को खोदेगी। अभी तो सिर्फ ये इन्हीं काम में धर्म का खेल खेलकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से, 11 साल से, उत्तर प्रदेश में 8 साल से सिर्फ लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजन कर कर डिवाइड करो, रूल करो। अंग्रेजों का जो राज था वही उनके जो पेंशन पाने वाले थे, उनके चेले चपाटे थे अंग्रेजों के, और जो आरएसएस और सारी जमात है ये उनसे फंडेड होते थे। आज ये वही काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को आपस में रूल डिवाइड करके इस भारत पे राज करना चाहते हैं। ठीक है, याद रखना मोहम्मद अब्बास जी, इस पर चर्चा और भी करेंगे, इस पर और भी चर्चा करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास वापस, इसलिए मैं आसिफ अहमद जी से सवाल कर लेता हूं क्योंकि वो वेट भी कर रहे हैं। आसिफ अहमद जी, अब देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो जमीन कब्जाने के लिए लाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक्सेप्ट भी किया जाता है कि वक्फ बिल लाने से पहले भी ये चर्चा खूब हुई थी कि वक्फ की अधिकतम ऐसी जमीनें हैं जो या तो पड़ी हुई है जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, या फिर ऐसी जमीनें हैं जिस पर ऐसे लोगों ने कब्जा किया हुआ है जो इसका डेटा ही पेश नहीं होने देते। तो लगता है कि उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है जो कि हकदार है, और अगर ऐसी चीजें हो रही है तो वक्फ बिल फिर क्यों ना लाया जाए? क्यों ऐसी जरूरत है कि भाई वक्फ बिल का विरोध करना है जब पता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, कब्जा किया जाता है और लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा? आसिफ अहमद जी, आवाज मिल पा रही है आसिफ अहमद जी आपको? चलिए आसिफ अहमद जी वापस आऊंगा। वसीम रजा जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, फिर मैं उनके पास वापस जाऊंगा। वसीम रजा जी, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मन बना चुकी है कि वक्फ संशोधन बिल लेकर आना है, वक्फ संशोधन बिल लेकर आएंगे, लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है
बीजेपी की मंशा पर सवाल उठ रहा है। अब आप मुझे समझाइए कि बीजेपी की मंशा पर अचानक सवाल उठना ये विपक्ष की एक रणनीति है जो चाहते हैं कि लोगों में ऐसी इमेज जाए, या फिर कुछ ऐसे लूप होल्स है जिसको अभी समझना चाहिए था, जल्दबाजी का ये फैसला लग रहा है? ये रोहित जी, ये बीजेपी से हमेशा मुसलमानों को दूर करने का ये लोग प्रयास करते रहे। 2014 से पहले देख लीजिए, चाहे अटल जी जब प्रधानमंत्री बने उस समय भी ये लोग कहते थे भाजपा देश में आएगी, मुसलमानों को यहाँ रहने का अधिकार खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान भेज देंगे, तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। ये हर बार जब भी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए अच्छा काम करती है, ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा उठाते हैं और बाद में ये लोग मुंह की खाते हैं। आज मैं यकीन से कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इतनी बड़ी जीत होती है तो उसमें मुसलमानों का वोट हमें मिलता है। मुसलमान आज इनसे दूर होते जा रहा है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है और ये लोग फिर गुमराह करते हैं। ये गुमराह करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। मोहम्मद अब्बास जी हंस रहे हैं, सुनिए वसीम रजा जी, मोहम्मद अब्बास जी हंस रहे हैं। कमर तोड़ दी लोकसभा में, आप करो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कमर तोड़ दी लोकसभा में, आगे भाजपा, और आप कैसा मजाक कर रहे हैं? अपने डर के मारे इनको शायद ये नहीं पता था कि सीएए से किसी का सदस्यता नहीं जा रही थी। हिंदुओं को सदस्यता देने का कानून था तो हिंदुओं को कोई खतरा नहीं होने वाला था। आप फिर अभी गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। आप लोग गुमराहियत फैलाना बंद करिए। आप लोग फिर मुंह की खाने वाले हैं और ये लोकसभा में बिल आएगा, पास होगा, राज्यसभा में बिल आएगा, कानून बनेगा और मुसलमानों के समय की कमी। एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा वसीम जी, मैं वापस आ रहा हूं मोहम्मद अब्बास जी से, आखिरी कमेंट लेता हूं। मोहम्मद अब्बास जी, अभी आपने सुना वसीम रजा जी कह रहे थे कि हमें सबसे ज्यादा जो वोट मिले वो बीजेपी को जो मिले उसमें मुस्लिम आबादी का बहुत बड़ा योगदान था। फिर सड़कों पर उनके खिलाफ जो विरोध हो रहा है, जो जनता के हम कहें कि उनका सपोर्ट उनको कम मिल रहा है, और जो शिकार अभी फिलहाल बीजेपी हो रही है जिस चीज का, इतना कम विश्वास कैसे होगा बीजेपी पर? क्या वजह रही? और ये जो बिल है, क्या लगता है बीजेपी को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर देगा जो चुनाव में उनको फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वन पॉइंट प्रोग्राम है इस देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा करके हिंदू मुसलमान करना, और रात दिन इनका एजेंडा है। और इनके जो अभिशांति संगठन है वो रात दिन बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये चीजें बहुत दिन नहीं चलने वाली। जितना भी 10 साल से, और ये जब तक इनकी सरकार है, जब तक ये करते रहेंगे, इन्हें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कल ये बिल जरूर 100% गिरेगा, और किसी वजह से अगर ये पास करा लेते हैं तो आने वाले समय में इस बिल को कल ये पता चलेगा कि वक्फ बिल का क्या बनता है, विपक्ष का क्या रुख रहता है, सत्ता पक्ष क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वसीम रजा जी, आसिफ अहमद जी, अंशु अवस्थी जी और मोहम्मद अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। 5 का पंच में आज हमने चर्चा की कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो घमासान जारी है, सत्ता पक्ष जहां कह रहा है कि ये बहुत जरूरी है मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, तो वही विपक्ष का कहना है और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके हक को छीनने का काम है। बीजेपी उनकी जमीन हड़पना चाहती है। कल पेश किया जाना है बिल, देखने वाली बात होगी क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ विपक्ष की प्रतिक्रिया होती है, सत्ता पक्ष क्या कुछ करता है, समय बताएगा। फिलहाल 5 का पंच में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे TV 100। नमस्कार।